नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, आप सभी को पता है कि एसएसटी के 60 नंबर के आते हैं, जिनमें से कि 40 नंबर आपकी किताब के रहते हैं और 20 नंबर किताब से और आपका जाकर के पेडागोजी से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल में हम यहाँ पे 40 नंबरों की तैयारी करेंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से कि अब तक हमारा प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व मेन है। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है। इन 40 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अपना एक बार स्कोरिंग करते चलना है कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कॉपी पेन किस लिए लेकर के बैठना है आपको। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा, जहाँ पर भी आपको डाउट लगे, उनको आपको कॉपी में लिख लेना है और बाद में याद करना है, ताकि आगे जो भी एग्जाम्स आप दोगे उसमें आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करते हैं शुरू हम पहले नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखना है और समझ के उत्तर देना है। पहला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? नीचे आप सभी के लिए 4 ऑप्शन है। बताइएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। उत्तर है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और कहाँ पर की थी स्थापना इन्होंने? इन्होंने मुंबई में की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि स्थापना किसने की थी, दूसरा पूछ सकता है कब की थी, और तीसरा कहाँ पर की थी। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? यदि आप लोगों ने इस प्रश्न को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ से भी 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर की थी, जैसे कि यहाँ पर बना रखा है। तो ये की थी साथियों सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न से भी आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। तो हमने देखा कि 2 क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चन बन गए। ऐसे ही हमको और डिटेल रूप में पढ़ते हुए चलना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दिन ए इलाही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर भी 2 प्रश्न बन रहा है। सबसे पहले प्रश्न क्या बना कि दिन ए इलाही किसके द्वारा लागू किया गया था या फिर किसने उसकी स्थापना की थी? तो दिन ए इलाही को लागू करने वाले थे अकबर, पहला प्रश्न। दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों, इसका धार्मिक एकता मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जो अकबर के द्वारा दिन ए इलाही की स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एकता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है चौथे नंबर का। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू किया था? ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, और एक किसने संपूर्ण किया था। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किससे रिलेटेड है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो पूर्ण काम करवाया था, मतलब कुतुब मीनार पूर्ण रूप से किसने कंप्लीट करवाया था, तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। नाम याद रखना है आपको दोनों ही। किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसकी बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रजिया सुल्तान इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला थी जो कि शासिका बनी थी, और इसे 1240 में राजगद्दी से इसे हटा दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखना। विदेशियों के द्वारा भारत में आने वाला सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? बताइएगा क्या होगा आंसर। सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ कौन सा था?
आंसर क्या होगा बताइए? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बाइबिल था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करा रखा है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइएगा सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर है आपका असम। कहाँ पर होता है? असम। और इसकी राजधानी क्या है? साथियों इसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, धरती पर स्थित महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर है सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र जैव विविधता में सबसे अधिक समृद्ध माना जाता है? सबसे अधिक समृद्ध किसमें? जैव विविधता में किसे माना जाता है? उत्तर है इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सबसे अधिक जैव विविधता में अधिक समृद्ध माना जाता है। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में चेरापूंजी अपने किस प्राकृतिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? चेरापूंजी जो जगह है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए फेमस है? तो आप सभी ने पता है कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसी कारण से चेरापूंजी जो है अधिक फेमस है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। पर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, यदि मैं पृथ्वी ना कह के यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब हो जाएगा आपका कंचनजंगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यदि पृथ्वी का पूछे तब आपका है माउंट एवरेस्ट, और यदि भारत का पूछे तो आपका है कंचनजंगा, दोनों ही ऑप्शन को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। उत्तर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आप सभी ने पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रकट करती है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किसे प्रकट करती है? आंसर है संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है। किसे प्रकट करती है? संविधान के उद्देश्य को प्रकट करती है। कौन? प्रस्तावना, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? ए बी सी डी इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है बाल श्रम निषेध अधिनियम। इसके तहत संविधान में ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी बालक मजदूरी नहीं करेगा, मतलब काम पे नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिएगा देखना 14 नंबर के क्वेश्चन को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है? बताना क्या होगा सही आंसर। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद साथियों 356 जो है विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है। बात कर रहे हैं हम संविधान की, तो यहाँ पर समझिएगा कि संविधान टोटल 22 भागों में डिवाइड है, संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है इसमें, और इसके जो निर्माण करता है उसे हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस प्रकार के सदस्य नहीं होते हैं? राज्य प्रतिनिधि, निर्दलीय सदस्य, नामित सदस्य और सांसद।
तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें होगा निर्दलीय सदस्य, ठीक है। जो निर्दलीय सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। समझते हुए चलना है क्वेश्चन को और अपना स्कोर गिनते रहिएगा, अपना स्कोरिंग करते रहिएगा कि आप लोगों का आज का स्कोर कार्ड क्या रहा है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? बताइए आंसर क्या होगा? उत्तर है राजस्थान, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? राजस्थान में लागू की गई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखना है एक बार। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला IEIET, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कहाँ पर स्थापित किया गया था? बताना क्या है सही आंसर। उत्तर है खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? परियोजना क्या नाम है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम कहते हैं UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनियन नेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा और वाशिंगटन DC। उत्तर क्या है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन को देखना है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों सड़कों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चन किया है। अपना स्कोर गिन लीजिएगा कि आपका इन 20 में से कितने सही हुआ है। और आगे अभी 20 क्वेश्चन और है, ध्यान से देखना है आपको और अपने साथ लिखते चलना है, ठीक है। चलिए बताइएगा, किस शासक को प्रजा के लिए पिता के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा आंसर क्या है इसका। आंसर है अशोक। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रजा के लिए पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे यदि हम देखेंगे तो इन्होंने किसे ग्रहण किया था? इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किसके बाद किया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। किस वंश से रिलेटेड है साथियों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। यदि देखिएगा एक बार फिर से, ये किससे हैं? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। कौन? अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कलिंग कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा का अन्य नाम कलिंग है, इसे भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, कि प्रजा के लिए पिता के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को। दूसरा प्रश्न बनेगा, अशोक किस वंश से रिलेटेड थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किस युद्ध के बाद किया था? कलिंग युद्ध के बाद किया था। कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? तो कलिंग जो है उड़ीसा का है, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो यह है भुवनेश्वर। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए देखना है एक बार 22 नंबर के क्वेश्चन को। प्राचीन भारत में ग्राम भोजक शब्द किसे कहा जाता है? मतलब ग्राम भोजक शब्द किसके लिए प्रयोग होता था प्राचीन भारत में? ग्राम प्रमुख के लिए, पुरोहित, राजा और किसान। निम्नलिखित में से आंसर क्या है? आंसर है साथियों इसका ग्राम भोजक जो गांव के प्रमुख होते थे उनके लिए ये प्रयोग किया जाता था। और ये जो है, ये जो पद होता था, ये वंशानुगत होता था, ठीक है। कैसा होता था? वंशानुगत होता था। ये आपको याद रखना है।
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य के दौरान मनसबदारी प्रणाली का क्या उद्देश्य था? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मनसबदार शब्द जो है ये एक सैन्य प्रतिष्ठा को दर्शाता है, ठीक है। सैनिक और नागरिक पदों का मूल्यांकन, ठीक है। ये किसे दर्शाता है? अपने पद को दर्शाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धर्म किस पर आधारित था? महाजनपद प्रणाली पर, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर, वेदों का ज्ञान और तांत्रिक साधना। निम्नलिखित में से आंसर क्या होगा? अभी आपने ऊपर देखा कि अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि वो क्या चाहते हैं? अशोक शांति चाहते हैं, ठीक है। और शांति किस में है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो साथियों यहाँ पर गौतम बुद्ध आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 25 नंबर का। किस ऐतिहासिक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का वर्णन है? दो नाम दे रखा है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि मौर्य वंश के पहले राजा हैं, मौर्य वंश के संस्थापक है। दूसरा है सिकंदर। इनका वर्णन हमें किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इंडिका नामक अभिलेख में लिखा है, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है? साथियों ये आपको हो जाएंगे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इंडिका के लेखक थे, ये आपने याद रखना है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख जो है, अभिलेखों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो आप सभी को पता है कि अशोक जो है अपना संदेश अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाता था। तो अभिलेख सबसे ज्यादा कौन लिखवाएगा, कौन प्रारंभ करवाएगा? अशोक करवाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है इसका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहला क्षेत्र है? उत्तर है इसका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्लैक बॉक्स प्रभाव के कारण अधिक वर्षा होती है? बताइएगा आंसर क्या होगा? ब्लैक बॉक्स प्रभाव के कारण अधिक वर्षा होती है, कौन सा क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है किसके कारण? ब्लैक बॉक्स के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा वनस्पति समुदाय कौन सा है? सही आंसर है आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 30 नंबर का। किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत का मसालों का कटोरा जो हम कहेंगे वो कहेंगे केरल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आप सभी को पता है कि इसे किसे जानते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत राज्य को वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है? सही उत्तर है आर्टिकल अनुच्छेद 51 ए के तहत, क्योंकि आपको पता है शिक्षा का प्रावधान है इसमें 51 ए में, इसलिए यहाँ पर क्या है, शिक्षा की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना 32 नंबर का। किस वर्ष भारतीय संसद ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था? उत्तर है 1972 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना है 33 नंबर का। राज्य सरकार की जिम्मेदारी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? मतलब राज्य सरकार जो है
किन जिम्मेदारियों से मुक्त है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा। ठीक है, इससे ये मुक्त है क्योंकि पुलिस इसके अंतर्गत आता है, शिक्षा भी इसके अंतर्गत है और कृषि भी अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये उसके अधिकार में नहीं आता। ये जो है ये केंद्र सरकार का काम है। ठीक है, किसका काम है? केंद्र सरकार का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सीधे तौर पे है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। उत्तर है सुप्रीम कोर्ट को। अंतिम जो फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 35 नंबर का। किस अनुच्छेद के तहत भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के तहत। और आपको पता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेना एक बार 36 नंबर का। भारत में योजना आयोग के बदले किस नई संस्था का गठन किया गया था? मतलब कि योजना आयोग के जगह पर ऐसी कौन सी संस्था है जिनका गठन किया गया था? आंसर है नीति आयोग का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 37 नंबर के। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आंसर है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि चावल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था? साथियों ये विंध्य के क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है, विंध्य में किया गया था। सबसे पहले चावल के साक्ष्य यदि हम देखेंगे तो हमें दो जगह से मिलता है। एक तो लहुरा देव से मिलता है, लहुरा देव से। और दूसरा कहाँ से मिलता है? दूसरा मिलता है कोल्डी हवा से। और ये दोनों ही जगह जो है ये कहाँ है? यूपी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास, जिसे हम MSME कहते हैं, अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर है 2006 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 39 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रकार की खेती में किसान अपनी जरूरत की चीजें खुद उगाता है और व्यापारिक उद्देश्य से नहीं बेचता है? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। उत्तर है इसका निर्वाह खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आप सभी का क्या स्कोर रहा है 40 में से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। ठीक है, अपना स्कोर आपने काउंट किया होगा तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आप लोगों का आज का स्कोर क्या रहा है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े कौन सा सरकारी संस्थान तैयार करता है? उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO, ये तैयार करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन किया है। इनमें से आपका क्या स्कोर रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। दूसरा क्या है कि हम जो है टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिनमें से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। हम 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो अब तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट किया है, तो मतलब 120 प्रश्नों को हमने देख लिया है। और इनमें से आपने कई बार देखा कि कई क्वेश्चन में से 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न भी बन रहे हैं। तो टोटल आप मान के चलिए आपने अब तक 150 क्वेश्चन कर लिया है। और जब हम 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप 45 को 40 से गुना करना कि कितना आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद साथियों।